बचपन से पढ़ाया जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मगर क्या कहेंगे जब इसी ऑनेस्टी की वजह से किसी की जान चली जाए और गरीब माँ बाप का इकलौता सहारा भी छिन जाए। दोस्तों, आज हम जिस घटना की पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो बांग्लादेश की है। 2023 में घटी इस घटना ने पूरे बांग्लादेश में सनसनी मचा दी थी और लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा गया था। इतने भारी गुस्से की वजह थी विक्टिम के साथ हैवानों द्वारा की गई हैवानियत। दुनिया इसे शिबली सादिक हृदय केस के नाम से जानती है। तो आखिर इस शिबली सादिक हृदय केस की पूरी कहानी क्या है? इस कहानी का ईमानदारी से क्या लेना देना था और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। इस केस के एक आरोपी के साथ जो कुछ भी वहां की आम जनता ने किया था वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में बताया, यह कहानी बांग्लादेश की है। इस कहानी का मुख्य किरदार है 20 साल का एक बंगाली लड़का शिबली सादिक हृदय। शिबली का जन्म बांग्लादेश के चट्टोग्राम नाम की जगह पर हुआ था। इसका संबंध एक बेहद ही गरीब परिवार से था। माता पिता बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। पेशे से शिबली के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। भले ही शिबली एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, मगर पढ़ाई लिखाई में यह तेज था। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए शिबली कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। शिबली को अच्छे से पता था कि उसके परिवार की हैसियत उतनी नहीं है कि कॉलेज की फीस वो समय पर दे पाए। इसलिए परिवार पर बोझ ना बनते हुए शिबली पास के ही एक चिकन फार्म पर बतौर मैनेजर काम करने लगता है। इस चिकन फार्म पर शिबली के अलावा 6-7 लोग और काम करते थे। उन सभी में शिबली की उम्र सबसे कम थी। क्योंकि शिबली पढ़ा लिखा था, इसलिए फार्म की पूरी जिम्मेदारी फार्म के मालिक द्वारा शिबली को ही दे दी जाती है। इसलिए वहां काम करने वाले सभी लोग शिबली के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर देते हैं। रोजाना सुबह शिबली काम के लिए अपने घर से निकलता था और शाम होने तक काम खत्म करके घर वापस चला जाता था। मगर 28 अगस्त 2023 को ऐसा नहीं होता है। शिबली सुबह काम पर तो आता है, लेकिन देर शाम हो जाती है, वो वापस घर नहीं जाता है। देर होने पर शिबली के परिवार वालों को शिबली की चिंता होने लगती है। इसलिए वो शिबली को फोन करने का प्रयास करते हैं, मगर मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर ये लोग शिबली के कुछ जानने वालों को फोन करके उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, मगर कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब परिवार वाले शिबली का इंतजार कर ही रहे थे कि रात में अचानक शिबली की मां नाहिद अख्तर के मोबाइल पर शिबली का फोन आता है। बहुत ही घबराई हुई आवाज में रोते हुए शिबली अपनी मां से कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। ये लोग जितना पैसा मांग रहे हैं उन्हें दे दो और मुझे बचा लो। शिबली की मां आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही फोन कट हो जाता है। उसके बाद ये लोग शिबली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर कुछ घंटे बाद एक बार फिर से अनजान नंबर से फोन आता है। इस बार फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा वापस चाहती हो तो 15 लाख बांग्लादेशी टके का इंतजाम कर लो। शिवली के परिवार के लिए 15 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं, मगर काफी कोशिश के बाद भी शिवली के पिता बड़ी मुश्किल से 2 लाख का ही प्रबंध कर पाते हैं। अगली बार जब किडनैपर फोन करता है तो शिवली के पिता कहते हैं कि मैं 15 लाख का तो नहीं बल्कि 2 लाख का इंतजाम कर पाया हूं, इसलिए आप फिरौती की रकम कम कर दें। शिवली के पिता की बात किडनैपर मान लेता है और अब फिरौती के रूप में 2 लाख की डिमांड करता है। जब शिवली के पिता पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हैं तो किडनैपर उन्हें 4 सितंबर 2023 को फोन करके बंदरबान डिस्ट्रिक्ट के एक लोकेशन पर बुलाता है। शिवली के पिता बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर किडनैपर पैसे लेकर चला जाता है। जाते जाते किडनैपर धमकी देता है कि अगर तुमने पुलिस वाले को या किसी को भी इस बारे में बताया तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। पैसे लेने के बाद किडनैपर यह भी कहता है कि शाम तक तुम्हारा बेटा घर चला जाएगा। ये सुनकर परिवार वाले थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और बेटे के घर वापस आने का इंतजार करते रहते हैं। मगर उनका इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। होते होते कई घंटे बीत जाते हैं, मगर शिवली नहीं आता है। वैसे तो किडनैपर ने परिवार वालों से पुलिस को कुछ भी बताने से मना किया था, मगर जब पैसे देने के 3 दिन बाद भी शिवली वापस नहीं आता है तो अब परिवार वाले पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। परिवार वालों की शिकायत पर राउजन पुलिस स्टेशन में शिवली की किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया जाता है।
पुलिस वाले अपनी जांच की शुरुआत शिवली के परिवार वालों से ही पूछताछ करते हुए करते हैं। शुरुआती पूछताछ के दौरान शिवली की मां पुलिस वालों को बताती है कि शिवली जिस पोल्ट्री फार्म में काम किया करता था, वहीं काम करने वाले कुछ साथियों के साथ कुछ महीने पहले उसका झगड़ा हुआ था। परिवार वालों के इस बयान के बाद पुलिस वाले सबसे पहले उस पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले मजदूरों की ही तलाश में लग जाते हैं। एक के बाद एक कुल 6 मजदूरों को गिरफ्तार किया जाता है। पहली गिरफ्तारी 10 सितंबर को हुई थी। गिरफ्तार किए गए मजदूरों में उमोंगचिंग मामा, सुइजिंग मामा, अंगतुमुंग मामा तथा ओक्यातमाई मामा शामिल थे। इनके अलावा पुलिस 2 और व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आने वाले मामा संप्रदाय से थे। जब इन सभी से पूछताछ शुरू होती है तो एक एक करके सभी आरोपी पुलिस के सामने शिवली के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले इन आरोपियों से कड़ाई के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो गिरफ्तार किए गए 6 व्यक्ति में से एक कहता है कि हमने सब कुछ उमोंगचिंग मामा के कहने पर किया है। अब पुलिस वाले उमोंगचिंग मामा को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में पहले तो ये बाकी अपराधियों की तरह ही शिवली को मारने से इनकार करता है, मगर पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के बाद उमोंगचिंग मामा एक एक राज से पर्दा हटाना शुरू करता है। उमोंगचिंग द्वारा किए गए खुलासे को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उमोंगचिंग मामा शिवली को किडनैप करने तथा फिरौती के रूप में 2 लाख बांग्लादेशी रुपए लेने की बात भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जब तुमने किडनैपिंग के बाद फिरौती की रकम भी ले ली तो आखिर शिवली घर क्यों नहीं गया। इस पर उमोंगचिंग मामा खुलासा करता है कि हमने किडनैपिंग के कुछ घंटे बाद ही शिवली की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बावजूद फिरौती की डिमांड उमोंगचिंग मामा और उसके साथियों ने बस इसलिए की थी कि परिवार वालों को पुलिस तक जाने से रोका जा सके और उन्हें गुमराह किया जा सके। उमोंगचिंग मामा बताता है कि किडनैपिंग के बाद शिवली के परिवार वालों से जो 2 लाख मिले थे उसमें से 1.5 लाख वो खुद रख लेता है। बचे 50,000 को 5 साथियों में बराबर बराबर बांट देता है। जब किडनैपर हत्या की बात कबूल कर लेता है तो पुलिस वाले अब उनसे शिवली की लाश के बारे में पूछते हैं। इस पर किडनैपर बताता है कि उन लोगों ने शिवली को किडनैप करने के बाद आबादी से दूर कदलपुर नाम के इलाके में ले जाकर ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर मारा था। खुलासे के मुताबिक ये सभी अपराधी पहले शिवली की हत्या करते हैं, फिर उसके शरीर की हड्डियों से मांस को अलग कर देते हैं। शरीर की हड्डियों को भी कई टुकड़ों में तोड़ने के बाद पहाड़ी पर से ही उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने जो मांस को शरीर से अलग किया था उसे दूर ले जाकर कहीं और फेंक देते हैं। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि कोई कभी भी शिवली को ना पहचान सके। इतना ही नहीं, इनमें से एक किडनैपर दावा करता है कि इन लोगों ने जो मांस शिवली के शरीर से अलग किया था उनमें से कुछ हिस्सा उमोंगचिंग मामा ने पकाकर खाया भी था। जब अपराधियों द्वारा शिवली का मांस खाए जाने वाली बात मीडिया के जरिए बाहर आती है तो पूरे बांग्लादेश में यह चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों में गुस्सा भरा आता है। चूंकि सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से थे, इसलिए देखते ही देखते यह मामला कम्युनल रूप भी लेने लगता है। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन लोगों ने एक मासूम लड़के की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर दी। जब इसी सवाल का जवाब उमोंगचिंग मामा से पूछा जाता है तो वो चौंका देने वाला खुलासा करता है। खुलासे के मुताबिक जब शिवली अपनी नौकरी की शुरुआत इस पोल्ट्री फार्म में करता है तो वहां काम करने वाले बाकी मजदूर शिवली की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर ये लोग काम में चोरी किया करते थे, मगर मैनेजर होने के नाते शिवली इन लोगों को हमेशा समझाया करता था। शिवली के कई बार समझाने के बावजूद बाकी के मजदूर काम पर ध्यान नहीं देते थे और चोरी करना जारी रखते थे। इस पर शिवली एक दिन सभी को चेतावनी देता है कि अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो मैं तुम लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगा और इसकी शिकायत पोल्ट्री फार्म के ओनर से भी कर दूंगा। इसी बात पर उमोंगचिंग मामा और उसके बाकी साथियों तथा शिवली के बीच झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े की जानकारी पोल्ट्री फार्म के ओनर तक भी चली जाती है। फिर एक दिन ओनर शिवली तथा वहां काम करने वाले बाकी मजदूरों को बुलाता है और उनसे कहता है कि शिवली यहां का मैनेजर है और वो जैसा कहेगा तुम लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। यहां पर ओनर सभी मजदूरों को मिलजुल कर और बिना झगड़े के काम करने की भी चेतावनी देता है। अब बाकी मजदूरों को शिवली के अनुसार ही काम करना पड़ता है, मगर ईमानदारी से काम करने में उन लोगों का मन नहीं लगता है
और वो लोग शिबली को बीच से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। इसी प्लानिंग के दौरान उमोंगचिंग मामा अपने बाकी साथियों को किडनैपिंग वाला आइडिया देता है। बाकी साथी उमोंगचिंग मामा की इस सलाह को मान लेते हैं और फिर शुरू में हुई लड़ाई झगड़े के लगभग 2 महीने बाद उमोंगचिंग मामा और उसके साथी पोल्ट्री फार्म से ही शाम में शिबली को किडनैप कर लेते हैं। किडनैपिंग के बाद ये सभी शिबली के परिवार वालों से फिरौती की डिमांड करते हैं। इन लोगों का मकसद फिरौती के जरिए मोटा पैसा कमाना था, मगर इन लोगों के मंसूबों पर तब पानी फिर जाता है जब शिबली उमोंगचिंग मामा और उसके साथियों को पहचान लेता है। अब इन लोगों को डर सताने लगता है कि अगर हमने फिरौती की रकम लेने के बाद भी शिबली को रिहा कर दिया तो ये सभी को किडनैपिंग के बारे में बता देगा और हम सभी पकड़े जाएंगे। इसलिए उमोंगचिंग मामा अब अपने साथियों से शिबली को जान से मारने के लिए कहता है। फिर वहां मौजूद 2 अन्य व्यक्ति शिबली को जोर से पकड़ते हैं और उमोंगचिंग मामा शिबली का गला दबाता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि शिबली की सांस थम नहीं जाती है। हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए पहले ये सभी शिबली के शरीर से मांस को अलग करते हैं और फिर हड्डियों को पहाड़ी पर ले जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं, जबकि मांस को दूसरी जगह पर ले जाकर फेंकते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद ये शिबली के परिवार वालों को फिरौती के लिए बार बार फोन करते हैं ताकि परिवार वालों को गुमराह किया जा सके और उन्हें पुलिस तक जाने से रोका जा सके। मगर इन लोगों का यह प्लान काम नहीं करता है और आखिरकार शिबली के माता पिता पुलिस की शरण में चले जाते हैं और ये सभी पकड़ में आ जाते हैं। आरोपियों द्वारा किए गए इन सभी खुलासे के बाद पुलिस वालों की कई टीम उस पहाड़ी तक जाती है जहां पर अपराधियों ने शिबली की हत्या करने का दावा किया था। फिर यहां सर्च अभियान चलाया जाता है। सर्च अभियान के दौरान कई घंटों की मशक्कत के बाद फाइनली पुलिस वालों को शिबली के शरीर की कुछ कंकाल मिलते हैं। इसी बीच क्राइम सीन पर अब कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जैसा कि हमने बताया, आरोपियों द्वारा किए गए खुलासे के बाद बांग्लादेश में बड़े स्तर पर मीडिया में इस न्यूज को कवर किया गया था। आरोपियों द्वारा शिबली के साथ की गई हैवानियत की खबर ने लोगों में गुस्सा भी भर दिया था। इसलिए जैसे ही आसपास के लोगों को पता चलता है कि पुलिस आरोपियों को लेकर क्राइम सीन तक सबूत इकट्ठा करने के लिए आई है, तो बड़ी संख्या में आसपास के इलाकों में रहने वाले आम लोग यहां जमा हो जाते हैं। जब पुलिस वाले शिबली का कंकाल बरामद कर लेते हैं और वहां से उमोंगचिंग मामा समेत बाकी आरोपियों को लेकर जाने लगते हैं, तभी वहां पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ अचानक से पुलिस की गाड़ी पर धावा बोल देती है और पुलिस की पकड़ से इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी उमोंगचिंग मामा को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस उमोंगचिंग मामा को बचाने का पूरा प्रयास करती है, मगर सैकड़ों की भीड़ इतनी तेजी से उमोंगचिंग मामा पर टूट पड़ती है कि देखते ही देखते बस कुछ मिनट के अंदर उमोंगचिंग मामा वहीं पर भीड़ द्वारा किए गए अचानक हमले की वजह से दम तोड़ देता है। मुख्य आरोपी की मौत भीड़ के हमले में हो जाती है, जबकि पुलिस वाले किसी तरह बाकी आरोपियों को वहां से लेकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी जिंदा बचे आरोपियों के खिलाफ जांच आगे बढ़ती है और फिर मिले सबूत के आधार पर उन लोगों पर किडनैपिंग और हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए मामले की सुनवाई शुरू होती है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पूरे मामले में मर चुका उमोंगचिंग मामा ही मुख्य साजिशकर्ता साबित होता है। पुलिस वालों को कई ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि शिबली हत्या में सबसे अहम रोल उमोंगचिंग मामा का ही था। हालांकि शुरू में मामा द्वारा शिबली का मांस खाने से संबंधित जो खबर मीडिया में आई थी वो पुलिस की जांच में सही नहीं पाई जाती है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान उमोंगचिंग मामा द्वारा शिबली का मांस खाने से संबंधित कोई सबूत नहीं मिलता है। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस मामले की सुनवाई अभी भी अदालत में चल रही है। आने वाले समय में अपराधियों को अदालत द्वारा सजा भी मिल जाएगी। अब बाकी आरोपियों को क्या सजा मिलती है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे आपके अनुसार अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।